चैप्टर 26। अन्ना, क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना कि राघव तुम्हें परेशान कर रहा था। उसने तुम्हें धमकाया तो नहीं? रोहिणी तेजी से आगे आई और अन्ना के सामने रुक गई। उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान खेल गई। क्या रोहिणी सच में इतनी चिंतित थी या फिर हमेशा की तरह तमाशे का मजा ले रही थी? और अब अचानक वह हमदर्द बहन बनने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम थोड़ा और ड्रामा कर लो तो शायद मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूं, अन्ना ने ठंडे लहजे में कहा, बिना किसी दया के। वैसे भी यह अफवाह उड़ाने वाली भी तुम ही थी, है ना? रोहिणी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आवाज में हल्का गुस्सा और चोट का एहसास था। क्या तुम्हें मुझ पर शक है, अन्ना? उसने पूछा। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने आर्यन की ओर देखा, शायद यह उम्मीद करते हुए कि वह उसका पक्ष लेगा। आर्यन की आंखों में हल्की चमक उभरी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें क्या लगता है? अन्ना की हल्की मुस्कान बेहद ठंडी थी। उसकी गहरी नजरें रोहिणी पर टिकी थी। कुछ पलों के लिए रोहिणी के चेहरे पर असली चोट का एहसास दिखा, लेकिन फिर उसने अपनी उदास आंखों से आर्यन की ओर देखा। हालांकि न तो अन्ना कुछ बोलने वाली थी और न ही आर्यन। अन्ना के हावभाव ही काफी थे, जो साफ साफ इशारा कर रहे थे, चाहो तो और नाटक कर लो। रोहिणी ने अपने होंठ दबाए, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। वह जानती थी कि अगर उसे अन्ना से कुछ फायदा चाहिए तो उसे किसी और तरीके से कोशिश करनी होगी। आखिरकार उसने धीरे से पूछा, अन्ना, ये आदमी कौन है? अन्ना की आंखों में हल्की उदासीनता झलकी। उसने रूखेपन से कहा, तुम्हें जानकर क्या करना है? रोहिणी बचपन से ही चालाक और अवसरवादी थी। उसकी सहानुभूति अक्सर सिर्फ दिखावा होती थी। इसके अलावा वह कभी भी मासूम नहीं रही थी। अन्ना की बेरुखी से वह एक पल के लिए चौंक गई। उसने आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, लेकिन उसने खुद पर संयम रखा। अन्ना, मैंने हमेशा तुम्हें बहन माना है और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। रोहिणी गुस्से में फूट पड़ी। अब से मैं तुम्हारी परवाह नहीं करूंगी। इतना कहकर वह आंसू बहाती हुई वहां से भाग गई। अन्ना ने सिर्फ एक ठंडी हंसी के साथ उसे जाते हुए देखा। कुछ दूरी पर खड़े करण ने रोहिणी को भागते हुए देखा और फिर अन्ना की ओर देखा। आर्यन ने पहले ही स्थिति समझ ली थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, वो कौन थी? अन्ना ने आर्यन की ओर देखा, फिर बिना दिलचस्पी के कहा, बस एक ड्रामा क्वीन। उसे अपने अभिनय के लिए कोई अवार्ड मिलना चाहिए। आर्यन ने हल्का सिर झुकाया, उसकी आंखों में दिलचस्पी झलक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? अन्ना ने सीधे सवाल किया। आर्यन के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुम क्या सोचती हो? अन्ना को अचानक सतर्कता महसूस हुई। उसने करण और उसके पीछे खड़े दो सैन्य को देखा। तुम लोग कौन हो? यही वह पल था जब अन्ना को एहसास हुआ कि वह इस दुनिया में कितनी अकेली और अजनबी महसूस कर रही थी। हालांकि उसके पास अपने पिछले जन्म की यादें थीं, फिर भी यह सब बहुत सीमित लग रहा था। अगर उसे इस दुनिया में अपनी जगह बनानी थी तो उसे सब कुछ समझना होगा। उसे जानकारी चाहिए थी। आर्यन का यहाँ होना महज इत्तेफाक हो सकता था, लेकिन अन्ना को यकीन नहीं था कि वह जानबूझकर उसे ढूंढ रहा था। आखिर वह कौन सा ऐसा खास इंसान थी जिसे कोई ढूंढे? आर्यन ने उसकी उलझन भरी नजरों को समझते हुए धीरे से कहा, याद रखना, मेरा नाम आर्यन सिंह है। उसने अपनी पहचान की जगह सिर्फ अपना नाम बताया। अन्ना जानती थी कि यह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। राघव और बाकी लोगों का उसके प्रति व्यवहार इस बात को साफ कर रहा था। अभी के हालात को देखते हुए अन्ना नहीं चाहती थी कि वह ऐसे लोगों से कोई संबंध रखे। मुझे अब क्लास में जाना है, उसने धीरे से कहा। क्या कोई फर्क पड़ता है कि तुम वहां जाओ या नहीं? आर्यन ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। अन्ना ने उसकी ओर घूरकर देखा। उसे पता था कि आर्यन उसे चिढ़ा रहा था। आखिरकार
पूरा अकादमी जानता था कि अन्ना सबसे निचले स्तर की स्टूडेंट थी। नियमों का पालन करना एक जरूरी चीज है, उसने गंभीरता से जवाब दिया। चाहे कुछ भी हो, अनुशासन उसके स्वभाव में था। वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन अनुशासन तोड़ना उसकी आदत नहीं थी। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराया। मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊंगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। अन्ना ने हल्का सा भौहें चढ़ाई, यह सोचते हुए कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बस मुड़कर क्लास की ओर बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम बढ़ाए, आर्यन ने फिर से उसे आवाज दी, सिया। अन्ना ठिठक गई। उसका दिल एक पल के लिए तेजी से धड़कने लगा। करण और बाकी लोग भी थोड़ा हैरान थे। क्या आर्यन उसे इसी नाम से बुलाने वाला था? चैप्टर 27। अन्ना यार्डली ने ठहरकर सख्त आवाज में पूछा, हाँ? उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे, मानो यह नाम उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। उसके लिए नाम सिर्फ एक पहचान थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका अपना नाम अतीत में कुछ और था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कुछ लोगों को यह नाम इतना रोचक क्यों लग रहा था। आर्यन के चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान थी। कुछ नहीं, बस तुम्हें पुकारना चाहता था। अन्ना की भौहें तन गईं। क्या यह लड़का पागल है? उसने आर्यन को एक ठंडी नजर से देखा और फिर मुड़कर सीधा अपनी क्लास की ओर चल पड़ी। आर्यन ने अपनी टाई को ठीक किया और गर्दन घुमाई। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान खेल रही थी। उसने असिस्टेंट से पूछा, करण, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब वह गुस्से में होती है तो और भी सुंदर लगती है? करण ने हल्का सिर हिलाया। मिस्टर सिंह, अन्ना यार्डली पहले से ही काफी आकर्षक है। करण जानता था कि आर्यन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। कोई भी समझदार व्यक्ति जानबूझकर उस लड़की को परेशान नहीं करेगा जिसे वह इम्प्रेस करना चाहता हो। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। करण तुरंत समझ गया और बोला, ओह मिस्टर सिंह, आप सही कह रही हैं। मिस अन्ना सबसे आकर्षक तब लगती हैं जब वह गुस्से में होती हैं। आर्यन ने हल्के से होंठ भींचे और सिर हिलाते हुए कहा, चलो चलते हैं। इसके साथ ही वह अपने लंबे कदमों से आगे बढ़ा और बाहर निकल गया। करण और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड ने भी तुरंत उसका पीछा किया। कक्षा F, अन्ना यार्डली की बदली हुई छवि। इस समय क्लास F में खाली पीडीएफ चल रहा था, इसलिए जब अन्ना क्लास में लौटी तो वहां कोई टीचर मौजूद नहीं था। लेकिन हर किसी की नजर अब अन्ना पर थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। क्या यह वही अन्ना है? अतीत में अन्ना कक्षा F की सबसे अनदेखी छात्रा थी। उसकी मौजूदगी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। पूरे स्कूल में उसकी पहचान बस एक असफल छात्रा की थी, जो हमेशा सबसे पीछे रहती थी। लेकिन अब लोग फुसफुसाने लगे। क्या यह सच में वही लड़की है? क्या यह भी उन उपन्यासों की तरह है जहां कोई शक्तिशाली आत्मा किसी कमजोर शरीर में प्रवेश कर सब कुछ बदल देती है? हालांकि कोई भी इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद अन्ना हमेशा से प्रतिभाशाली थी, लेकिन उसने अब तक अपनी क्षमताओं को छुपा रखा था। स्वाभाविक रूप से अन्ना को यह सब नहीं पता था, और अगर उसे पता चलता तो शायद वह मुस्कुराते हुए उनसे पूछती कि उन्हें यह विचार आया कैसे। सोनू ने अन्ना के साथ बैठे लुकास को घूरा और अन्ना पर नजर डाली। फिर रवि ने इशारे से कुछ कहा और सभी स्टूडेंट फिर से अपनी डेस्क पर कानाफूसी करने लग गए। सोनू की नजरें क्लास लीडर लूसीफर की ओर उठीं, जो दूसरी तरफ आराम से बैठा था और पूरी स्थिति को बेपरवाही से देख रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि अन्ना ने सभी की जिज्ञासा को जगा दिया था। स्कूल में फैली अफवाहें। दिन की क्लास जल्दी ही समाप्त हो गई। अब पूरे पोलारिस अकादमी में अन्ना को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। ग्रेड 2 क्लास F की अन्ना, जो पूरे स्कूल में 4 कचरा में से एक मानी जाती है, आज कक्षा A के मिस्टर राघव से भिड़ने वाली थी।
पोलारिस अकादमी में 4 स्टूडेंट के एक समूह को 4 कचरा कहा जाता था। जैसा कि नाम से स्पष्ट था, ये चारों स्टूडेंट स्कूल में सबसे कमजोर माने जाते थे। अन्ना भी इसी समूह का हिस्सा थी और वह इसे गर्व से स्वीकार करती थी। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं है। क्या उसे डर नहीं लगा? कौन जाने। अरे देखो, अन्ना वहीं खड़ी है। एक लड़की ने अपनी सहेली के कंधे पर हल्का धक्का देते हुए कहा। सामने एक खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी लड़की खड़ी थी, लेकिन वह बाकी स्टूडेंट से थोड़ी अलग दिख रही थी, कुछ अलग, कुछ बदली हुई। गोल चेहरे वाली एक प्यारी लड़की ने धीरे से फुसफुसाया, क्या यह सच में वही अन्ना है? हाँ। लेकिन तुम्हें क्या हो गया? मुझे लगता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने अब तक कुछ नहीं देखा था। जब अन्ना स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसने एक चमचमाती हुई गाड़ी देखी। यह गाड़ी बाकी लग्जरी गाड़ियों के बीच अलग सी लग रही थी। और यह सिर्फ कार नहीं थी, यह वही कार थी जिसे वह पहले चला चुकी थी। लेकिन इससे भी खास बात यह थी कि यह कार एक खास जगह पर खड़ी थी, जो केवल स्कूल के सबसे सम्मानित मेहमानों और उच्च पदों पर बैठे लोगों के लिए बनाई थी। जब अन्ना स्कूल के गेट से बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वे चुपचाप आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें धीमी थी। वे नजरें गड़ाए देख रहे थे, पर पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे भीड़ तितर बितर होने लगी। अन्ना ने हल्की हंसी के साथ सोचा, शायद यह कार इतनी खास नहीं है जितना कि वह व्यक्ति जो इसमें बैठा है। चैप्टर 28। कार के सामने झुके हुए आर्यन ने लापरवाही से सिगरेट के कश भरे। धुएं की हल्की परत ने उसके चेहरे को ढक लिया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो उसके व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बना रही थी। असल में वह कार के अंदर भी इंतजार कर सकता था, मगर उसका धैर्य जवाब देने लगा था। उसे डर था कि अन्ना उसे ढूंढने में असफल न हो जाए, इसलिए वह खुद ही बाहर आकर खड़ा हो गया। आर्यन के इस रवैये को देखकर करण के चेहरे पर हल्की नापसंदगी झलकने लगी। उसने हल्की सी नाराजगी के साथ कहा, मिस्टर सिंह, आपकी कार पहले ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है, ऊपर से यहाँ इस तरह खड़ा होना। जैसे ही उसने देखा कि एक दुबली पतली लड़की पोलस अकादमी से बाहर निकली है, आर्यन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी अधीरता जैसे हवा में घुल गई थी। उसने सिगरेट के बट को जमीन पर फेंका और जूते से कुचल दिया। फिर करण ने एक महकता हुआ रुमाल आगे बढ़ाया, जिससे उसने अपने हाथ पोंछे। जैसे ही वह संतुष्ट हुआ, उसने रुमाल वापस करण की ओर उछाल दिया और फिर सीधे अन्ना की ओर बढ़ गया। अन्ना उस वक्त दोराहे पर खड़ी थी। वह सोच रही थी कि घर जाने के आरव के साथ कार में बैठे या फिर इसे एक्सरसाइज का हिस्सा मानकर दौड़ते हुए चली जाए। भले ही आर्यन उसका इंतजार कर रहा था, मगर वह जानती थी कि उसने उसे बुलाया नहीं था। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? एक गहरी आवाज के साथ अचानक उसके सामने एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी आ गया। अन्ना ने धीरे से सिर उठाया और सामने खड़े आर्यन को देखा। उसकी हल्की तंबाकू मिश्रित सुगंध उसके नथुनों में भर गई, मगर यह अजीब तरह से ताजगी भरी थी। नहीं। उसने हल्की घबराहट में इधर उधर देखा, अपना बैग कसकर पकड़ लिया और खुद को दौड़ने के लिए तैयार करने लगी। आर्यन ने अपनी भौहें हल्की सी चढ़ाई और सवाल किया, तो फिर तुम क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ। कार में बैठो। आर्यन का लहजा ऑर्डर का था। अन्ना ने शोकड़ होकर उसे देखा। क्यों? हालांकि वह औसत लड़कियों की तुलना में लंबी थी, लेकिन आर्यन के सामने खड़ी होने पर उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह वाकई कदकाठी में बहुत बड़ा था। आर्यन की आंखों में हल्की सी शरारत उभरी। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। अन्ना ने सिर हिलाते हुए ठोस लहजे में कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। यह कहते ही उसने तेजी से मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके अगले कदम से पहले ही आर्यन झुका और बिना किसी प्रयास के उसे कंधे पर उठा लिया। अन्ना को पहले तो झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा कुछ करेगा। जैसे ही उसके पैरों ने जमीन छोड़ी, उसे एहसास हुआ कि वह आर्यन के कंधे पर थी। आर्यन, क्या कर रहे हो?
पहली बार अन्ना खुद को इस कदर असहाय महसूस कर रही थी। आर्यन ने हल्के मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें घर ले जा रहा हूं, या फिर चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। अन्ना झटपट खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी ताकत आर्यन के सामने नगण्य थी। इस पूरे दृश्य को देखने वाले लोगों के बीच हलचल मच गई। वहां मौजूद पुरुष इस दिलचस्प नज़ारे को देख रहे थे तो कुछ महिलाएं ईर्ष्या और प्रशंसा के भाव से भर गईं। अन्ना इस अपमान से जल उठी थी। आखिरकार वह कभी पूर्वी सैन्य क्षेत्र की सर्वोच्च कमांडर हुआ करती थी। उसके साथ पहले कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था। आर्यन के कदम तेजी से कार की ओर बढ़े। उसने अन्ना को बेझिझक कार में बैठाया और दरवाजा बंद कर दिया। करण की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और तेजी से चलाने लगा। उसे डर था कि अन्ना कहीं कूदकर भाग न जाए। इसी बीच दूसरी ओर आरव कार के दरवाजे से टिककर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। रोहिणी, जो कार में बैठी थी, उसकी नजरें ईर्ष्या से भर गईं। उस कार का पीछा करो। समझ गया। कार के अंदर अन्ना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आर्यन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जब गुस्से में होती हो तो बड़ी प्यारी लगती हो, हमेशा की तरह रूखी और गंभीर नहीं। इतना कहकर उसने हल्के से उसके गाल को छूने की कोशिश की, लेकिन इसके पहले कि वह सफल होता, अन्ना का हाथ उठा और आर्यन के गाल पर एक करारा तमाचा पड़ा। कार के अंदर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। करण ने चौकन्ना होकर शीशे में देखा। उसकी निगाहें अनायास ही कार के सामने रखे छोटे दराज पर गईं, जहां एक गन मौजूद थी। आर्यन की मुस्कान हल्की सी गहरी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाए और धीमे से कहा, एक लड़की को बार बार हत्या की बातें नहीं करनी चाहिए, यह बहुत अनफेयर है। अन्ना ने उसे एक ठंडी नजर से घूरा। उसकी आंखों में एक अलग ही इरादा झलक रहा था। लेकिन आर्यन बस हल्के से मुस्कुराया। चैप्टर 29। हालांकि अन्ना को अभी भी नहीं पता था कि आर्यन उसे कहाँ और क्यों ले जा रहा था। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने शांत आवाज में पूछा। आर्यन ने अपने लैपटॉप पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था? मैं तुम्हें घर ले चल रहा हूँ। अन्ना के माथे पर हल्की शिकन उभर आई। यह आदमी आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? सर, कोई हमारा पीछा कर रहा है, करण ने धीमी आवाज में कहा, रियरव्यू मिरर में पीछे चल रही कार पर नजर रखते हुए। यह सुनते ही अन्ना ने भी शीशे में देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकने लगी। क्या यह वही लोग हैं? आर्यन ने पहले अन्ना को देखा और फिर लापरवाही से रियरव्यू मिरर में झांका। उन्हें भाग जाने दो, चिंता मत करो। करण ने सिर हिलाया। जी सर। इसके बाद कार ने अचानक गति पकड़ ली। झटके की वजह से अन्ना का शरीर हल्का सा झुक गया, क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। भले ही उसका संतुलन अच्छा था, फिर भी वह थोड़ा अस्थिर हो गई। आर्यन ने तुरंत आगे बढ़कर सीट बेल्ट पकड़कर उसके शरीर के आर पार बांध दी, जिससे वह सुरक्षित हो गई। इस दौरान दोनों के बीच हल्का शारीरिक स्पर्श हुआ, जिससे अन्ना असहज हो गई और उसने नाराजगी से मुंह फेर लिया। ड्राइवर चाहे कितना भी कुशल क्यों न हो, ट्रैफिक नियमों का पालन जरूरी होता है। आर्यन के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं थे। उसकी आंखों में वही ठहराव था जिससे उसके मन की बात समझना मुश्किल हो जाता था। अन्ना चुप रही। मैडम, हमने उन्हें खो दिया है, करण ने कार चलाते हुए कहा। दूसरी तरफ एक और कार में बैठी रोहिणी ने गुस्से से घूरा। खो दिया? तुम लोग इतनी निकम्मी कैसे हो सकती हो? एक कार का पीछा तक नहीं कर पाई। मैडम, वो कार बहुत तेजी से मुड़ी, हम चाहकर भी पकड़ नहीं पाए। रोहिणी ने झुंझलाते हुए सांस भरी, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर चुप हो गई। आमतौर पर वह इतनी जल्दी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती थी, लेकिन जब से अन्ना लौटी थी, तब से उसे लगातार अपमान सहना पड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसका पूरा प्लान ही बेकार हो गया हो। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। रोहिणी, यह मैं हूँ राघव। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। क्या बात है? आज शाम को डिनर साथ में करें? ठीक है, रोहिणी ने धीरे से कहा। उसके होंठों पर हल्की कुटिल मुस्कान थी।
फोन रखते ही उसने सड़क पर बढ़ती कारों को देखा और बुदबुदाई, अन्ना, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अन्ना ने आगे देखा। आर्यन ने उससे झूठ नहीं बोला था, वह सच में उसे घर ले जा रहा था। रायगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित इलाके यार्डली मेंशन के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात था। उसने दूर से एक सिल्वर लग्जरी कार को आते देखा और आगे बढ़कर उसे रोकने का इशारा किया। कार में बैठे करण ने बिना कुछ कहे एक ब्लैक कार्ड उसकी ओर बढ़ा दिया। गार्ड ने कार्ड देखते ही तुरंत अपना रुख बदल लिया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह झुकते हुए बोला, माफ कीजिए सर, कृपया अंदर आइए। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कार्ड वापस लिया और कार आगे बढ़ा दी। सिक्योरिटी गार्ड की आंखों में हैरानी थी। यार्डली मेंशन कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ सिर्फ वही लोग रहते थे जिनका प्रभाव पूरे देश में था। इस इलाके में 3 खास तरह के कार्ड थे। लाल कार्ड सेना से जुड़े लोगों के लिए, चांदी कार्ड बड़े राजनीतिक परिवारों के लिए, काला कार्ड सबसे ऊंचे दर्जे के लिए जिन्हें विशेष अनुमति प्राप्त थी। गार्ड को समझ नहीं आया कि कार में बैठे इस युवक की असली पहचान क्या है, लेकिन एक बात तय थी, वह साधारण व्यक्ति नहीं था। तुम्हारी असली पहचान क्या है? अन्ना ने दूसरी बार आर्यन से यह सवाल किया। वह जानना चाहती थी कि यह आदमी, जो उम्र में उससे ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, इतना प्रभावशाली कैसे था। आर्यन ने हल्का मुस्कान भरा तिरस्कारपूर्ण लहजा अपनाया। क्या मैंने तुम्हें पहले अपना नाम नहीं बताया? अगर तुम सच में जानना चाहती हो तो खुद पता लगा लो। अन्ना ने गहरी सांस ली और आगे कुछ नहीं पूछा। जैसे ही कार रुकी, उसने सीट बेल्ट खोली और चुपचाप बाहर निकल गई। आर्यन भी उसके पीछे कार से उतरा। जब अन्ना बिना रुके हवेली की तरफ बढ़ने लगी, तभी आर्यन ने आवाज लगाई, अन्ना। उसके कदम ठिठक गए। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्यमयी चमक थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है, उसने कहा। अन्ना ने अचरज से उसे देखा। क्या? आर्यन ने अपनी जेब में हाथ डाला और बेपरवाही से कहा, मैंने हाँ कर दी है, और मेरी माँ ने भी। अन्ना की भौहें सिकोड़ गईं। उसे तुरंत सीन की बात याद आई जब उसने सगाई तोड़ने की बात की थी। किस बात पर हाँ कर दी? आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया और मुस्कराया। मैं तुम्हारी सगाई राघव से तोड़ने का इंतजार करूंगा और मेरी माँ तुम्हें अपनी बहू के रूप में अपनाने के लिए भी राजी हो गई है। अन्ना अवाक रह गई। आर्यन ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हालांकि तुम अभी छोटी हो, लेकिन कुछ साल और तुम सही तरीके से इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाओगी। उसका लहजा हल्का सा मजाकिया था, लेकिन उसमें छिपी गंभीरता को नजरअंदाज करना असंभव था। अन्ना को लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे किसी ऐसे खेल में खींच लिया था जिसका वह हिस्सा बनना ही नहीं चाहती थी। चैप्टर 30। अन्ना एक पल के लिए चुप रही, स्थिर खड़ी रही। उसने आर्यन को देखा, जिसने बिना उसके विचार जाने एक तरफा अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। अंत में उसने खारिज करते हुए कहा, तुम पागल हो। अपनी बात कहने के बाद अन्ना बिना पीछे देखे मिशन की ओर बढ़ गई। उसके शब्दों ने आर्यन के चेहरे की गहरी मुस्कान को एक पल में मिटा दिया। उसकी आंखों में हल्की नाराजगी झलक उठी। ये लड़की इतनी अकड़ कहाँ से लाती है, उसने खुद से कहा। गाड़ी में बैठने के बाद आर्यन का मूड साफ तौर पर ठीक नहीं था। उसकी आंखों में हल्का गुस्सा तैर रहा था। घर चलो, उसने ठंडे स्वर में कहा। करण ने उसकी झुंझलाहट को भांपते हुए धीमी आवाज में पूछा, सर, आप चाहे तो मेजर नकुल से सलाह ले सकते हैं। मेरा मतलब है, वे आम तौर पर लड़कियों से बात करने में माहिर हैं। आर्यन की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम कहना चाहते हो कि मुझे किसी से सीखना चाहिए? करण ने जल्दी से सिर हिला दिया, नहीं सर, मेरा मतलब था कि बस मैं चुप रहता हूं। लेकिन आर्यन अब उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल किया। नकुल। अरे आर्यन, आज सूरज पश्चिम से उगा है क्या?
तूने खुद कॉल किया? कल सुबह मेरे मेंशन पर आना, जरूरी काम है। ऐसा क्या हो गया? मत पूछ, बस आजा। तो क्या मुझे कल आना चाहिए, या तुरंत, या अभी? अरे, फोन मत काट। आर्यन ने कॉल काट दी। असिस्टेंट करण ने अपनी हंसी रोकते हुए होंठ भींच लिए। मुझे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात याद रखनी होगी। यार्डली मेंशन में अन्ना जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वसुंधरा आराम से सोफे पर बैठी किसी ड्रामे में मग्न थी। उसे नजरअंदाज करते हुए अन्ना सीधे ऊपर जाने लगी। वसुंधरा ने मुंह बिचकाया। कोई तमीज नहीं है, बड़े बैठे हैं। अन्ना को सीढ़ियां चढ़ते देख वसुंधरा ने जल्दी से अपने फोन पर वीडियो कॉल चालू किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे के अंदर से एक आदमी की आवाज आई। बेब, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक बोरिंग इंसान दिख गया था, वसुंधरा ने लाड से कहा। उसने शीशे में अपना चेहरा निहारा और होठों पर हल्की मुस्कान आई। डार्लिंग, क्या हम आगे बढ़े? बिल्कुल। इस बार तुम तैयार रहना। इसके बाद कमरे में धीमी हंसी और इश्कबाजी की आवाजें गूंजने लगी। अन्ना के कमरे में अन्ना ने अपना बैग एक तरफ फेंका और कंप्यूटर चालू किया। उसने ऑनलाइन आर्यन सिंह की जानकारी ढूंढनी शुरू की। जल्द ही स्क्रीन पर कई रिजल्ट आ गए, लेकिन सभी खबरें एक ही बात दोहरा रही थी। आर्यन सिंह 25 साल का, कौशल ग्रुप का सीईओ है। बस इतनी ही जानकारी। अन्ना की भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसा इंसान है जिसके बारे में और कुछ नहीं मिलता? उसका मन बेचैन होने लगा। कोई आम आदमी ऐसी सीक्रेट लाइफ नहीं जी सकता जब तक कि उसकी पृष्ठभूमि जनता से छिपाई न जा रही हो। अन्ना ने धीरे से उंगलियां टेबल पर थपथपाईं। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रहीं। फिर अचानक उसे याद आया। उस दिन जब लुकास ने उसकी गलतियां गिनाई थी, उसने जिस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया था, वो वही थी जो अन्ना ने अपनी पिछली जिंदगी में देखी थी। मतलब यह दुनिया भी वैसी ही है, बस थोड़ी अलग। उसने तेजी से कंप्यूटर पर कोडिंग शुरू की। जैसे ही उसने एंटर दबाया, स्क्रीन पर एक ब्लैक इंटरफेस खुल गया और उसमें कई तेज गति से बदलते हुए अक्षर चमकने लगे। कुछ ही सेकंड में पासवर्ड प्रॉम्प्ट स्क्रीन पर उभर आया। अन्ना का मन घबराया। अगर उसने एक बार भी गलत पासवर्ड डाल दिया तो सिस्टम अलार्म बजा देगा और सरकारी एजेंसियां उसे ट्रेस कर लेंगी। मुझे सीधा नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम में घुसने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने झटपट लुकास को कॉल लगाया। हेलो लुकास, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर लुकास आश्चर्य से बोला। अन्ना, क्या हुआ? किसी की सीक्रेट जानकारी निकालनी है? तुम अपनी कीमत बता सकते हो। फोन के दूसरी ओर कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर लुकास की गंभीर आवाज आई। तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से। अब की बार लंबी चुप्पी छा गई। तुम्हें पता है कि ये गैरकानूनी है। अन्ना ने नजरें घुमाईं और अपने पैर टेबल से टकराने लगी। लुकास, तुमने पहले भी कई गलतियां की हैं। एक और जुर्म जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर लुकास की आंखें संकरी हो गईं। काफी देर बाद उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, 1 करोड़ रुपए। कोई मोलभाव नहीं। अन्ना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। डन। अगले दिन सिंह मेंशन के बाहर एक महंगी कार आकर रुकी। आर्यन, जो अंदर अपने गार्ड्स को निर्देश दे रहा था, जैसे ही बाहर आया, उसे देखकर उसका मूड बदल गया। कार से एक लंबा, रौबदार व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उतरा। नकुल राठौड़।
राजनीतिक परिवार से संबंध रखने वाला नकुल आर्यन का खास दोस्त था। तो बताओ भाई, किसकी शामत आई है? नकुल ने हंसते हुए पूछा। आर्यन ने बिना भाव के कहा, मुझे कुछ जानकारियां चाहिए। नकुल ने हल्की मुस्कान दी। फिर तो किसी की शामत तय है। चैप्टर 31। अन्ना के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं थी। बचपन से ही उसके दादा हर महीने उसके नाम पर कुछ पैसे जमा करते रहे थे और यार्डली परिवार को इसकी जरा भी भनक नहीं थी। फोन रखने के बाद अन्ना अपने फोन से खेलती रही। लुकास इस शरीर के पिछले मालिक का डेस्कमेट था, इसलिए उसकी सारी जानकारी यादों से हासिल की जा सकती थी। अन्ना की यादों में लुकास कभी भी कक्षाओं में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसकी दुनिया सिर्फ उसके कंप्यूटर तक सीमित थी। कुछ समय पहले अन्ना ने लुकास के कंप्यूटर स्क्रीन पर एक फंड ट्रांसफर नोटिफिकेशन देखा था। हालांकि शरीर के पिछले मालिक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब अन्ना ने इस पर ध्यान दिया तो उसे समझ में आया कि लुकास गुप्त रूप से हैकिंग डीलिंग्स में शामिल था। वास्तव में यह लड़का एक जीनियस है, अन्ना ने सोचा। अगर मैं इसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल करूं तो यह मेरे लिए फायदेमंद होगा। अन्ना ने एक योजना बनानी शुरू कर दी। इसी बीच राघव काफी देर से एक रेस्तरां में बैठा इंतजार कर रहा था। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। राघव, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। राघव के चेहरे पर चमक आ गई। वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और सज्जनता से उसके लिए कुर्सी खींच दी। रोहिणी, तुम आ गई। रोहिणी ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी को एक हाथ पर टिका लिया। बिल्कुल, तुम्हारे बुलाने पर आना तो बनता था, राघव। राघव की आंखों में खुशी झलक रही थी। यही तो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। मासूम यट असाधारण। लेकिन पता नहीं क्यों दादा ने मेरी बचपन की सगाई उस बेकार लड़की से करवा दी। क्या तुमने मुझे सिर्फ खाने के लिए बुलाया था? रोहिणी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, राघव ने तुरंत जवाब दिया। रोहिणी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने एक फैसला किया है। कौन सा फैसला? मैंने घर जाकर अपने परिवार से कहने का फैसला किया है कि मैं अन्ना से अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूँ, राघव ने गंभीरता से कहा। रोहिणी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अगर तुम्हें अन्ना पसंद नहीं है तो सगाई तोड़ना ही सबसे अच्छा फैसला है। इस तरह मैं अन्ना को अपमानित होते हुए देख सकूंगी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया। वह हल्के से मुस्कुराई और बोली, लेकिन राघव, भले ही तुम्हारा परिवार इस रिश्ते को तोड़ने के लिए राजी हो जाए, अन्ना शायद न माने। दादा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने तो उसे यार्डली परिवार की संपत्ति में भी अधिकार दे दिया है। राघव ने सिर हिलाया। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? रोहिणी ने गहरी सोच में डूबने का नाटक किया, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही योजना चल रही थी। कुछ दिनों बाद रायगढ़ के सभी बिजनेस टाइकून और बड़े नेता एक भोज में शिरकत करेंगे। वहां तुम्हारे और मेरे परिवार के भी शामिल होने की संभावना है। अगर तुम उस भोज में अपनी सगाई तोड़ने की घोषणा कर दो तो अन्ना के पास मना करने का कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। राघव ने थोड़ा सोचकर कहा, हम्मा, यह आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल, इतने लोगों के सामने वह मना नहीं कर पाएगी। राघव को यह विचार पसंद आया। ठीक है, मैं पार्टी में यह घोषणा कर दूंगा। आखिर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, रोहिणी। रोहिणी की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। क्या हुआ? राघव ने पूछा। क्या तुम हमारे रिश्ते को पब्लिक नहीं करना चाहती? रोहिणी ने हल्की बेचैनी दिखाते हुए कहा, राघव, अभी हमें इसे सीक्रेट ही रखना चाहिए। अगर यह बात बाहर आ गई तो लोग मान लेंगे कि गलती तुम्हारी है। जब सही समय आएगा तब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम्हें सही समय पर सगाई तोड़नी है। राघव को रोहिणी की बातें समझ आ गईं। तुम हमेशा मेरे लिए सोचती हो, रोहिणी। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। रोहिणी के चेहरे पर नकली मुस्कान थी, लेकिन उसके दिमाग में किसी और की छवि घूम रही थी।
वैसे राघव, उसने अचानक कहा, आज स्कूल में एक आदमी आया था जिसे सब मिस्टर सिंह कह रहे थे। वह कौन है? राघव थोड़े असहज हो गया, लेकिन उसने धीरे से जवाब दिया, क्या तुमने स्काईबाउंड ग्रुप का नाम सुना है? हाँ, सुना है। सिर्फ सुना नहीं है, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। रोहिणी के दिल में हलचल मच गई। स्काईबाउंड ग्रुप तो रायगढ़ का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। इसका हर बिजनेस किसी न किसी तरह लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में, यह परिवार बेहद अमीर है। चैप्टर 32। आर्यन सिंह, स्काईबाउंड ग्रुप के वर्तमान सीईओ, राघव ने धीमी और सोची समझी आवाज में कहा। उसने 20 साल की उम्र से पहले ही पूरे कॉरपोरेशन पर कंट्रोल कर लिया था। रायगढ़ के कुलीन वर्ग में कोई भी व्यक्ति जानता है कि आर्यन कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे दुश्मनी ली जाए। उसकी पहचान सिर्फ स्काईबाउंड ग्रुप के उत्तराधिकारी तक सीमित नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? रोहिणी ने पूछा। उसकी जिज्ञासा राघव के लहजे से और बढ़ गई। राघव ने हल्का सा सिर झुकाया। वो पावर के शिखर पर बैठा इंसान है। केवल वही लोग उसके बराबर खड़े हो सकते हैं जो टॉप पर हैं। कुलीन वर्ग में उसे क्राउन प्रिंस कहा जाता है। जब मैंने पहली बार आर्यन के बारे में सुना था तो मेरे दादाजी ने कहा था कि वो सिर्फ रायगढ़ का राजकुमार नहीं है, बल्कि पूरे देश का राजकुमार है। वो ऐसा इंसान है जिससे दुश्मनी लेने का मतलब खुद अपने विनाश को बुलाना है। रायगढ़ का सामाजिक ढांचा एक पिरामिड की तरह था। दूसरे और तीसरे स्तर पर कई प्रतिष्ठित परिवार थे, लेकिन टॉप केवल कुछ गिने-चुने लोगों के लिए रिजर्व था, और उसके शिखर पर कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंह था। इस लेवल के हर व्यक्ति के पास असाधारण प्रभाव और शक्ति थी। उदाहरण के लिए कबीर मेहता और नकुल राठौड़। राघव ने रोहिणी को गहरे विचारों में डूबा देखा और हल्की मुस्कान दी। चिंता मत करो, अगर तुम्हें इन चीजों की आदत नहीं है। तुम एक लड़की हो, ऐसे मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं। रोहिणी ने हल्की मुस्कान लौटाई, लेकिन उसके दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई थी। क्राउन प्रिंस? इसका मतलब है कि आर्यन की पोजीशन राघव से भी ज्यादा ऊंची है। लेकिन अगर ऐसा है तो अन्ना ने उसका ध्यान कैसे खींचा? लानत है अन्ना, तुम हमेशा ताकतवर पुरुषों को निशाना बनाने में माहिर रही हो। इस बीच करण आर्यन के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी, सर, हमने दोनों गुंडों को पकड़ लिया है। आर्यन, जो अपनी कुर्सी पर एक रॉयल अंदाज में बैठा था, धीरे धीरे कुर्सी घुमाने लगा। उसकी लंबी टांगे लापरवाही से एक दूसरे पर चढ़ी हुई थी, मानो वह इस कमरे के हिसाब से बहुत बड़ा हो। उसकी निगाहें हल्की सी ऊपर उठीं और आवाज में एक ठंडक आ गई, कहाँ है वो? बिना कुछ कहे करण ने अपनी स्मार्ट वॉच पर टैप किया और तुरंत एक 3D होलोग्राम हवा में उभर आया। दृश्य में दो गुंडे एक मंद रोशनी वाले कमरे में फंसे हुए दिखाई दिए। उनकी मुट्ठियां दीवारों पर बेतहाशा वार कर रही थी। तुम लोग कौन हो? हमें क्यों कैद करके रखा है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम पर केस कर दूंगा? उनमें से एक चिल्लाया। आवाज में डर और गुस्से का मिश्रण था। ये वही लोग थे जिन्होंने अन्ना पर हमला किया था और उसे जंगल में बेजान छोड़ दिया था। चुप रहो, आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। आवाज में झुंझलाहट थी। करण ने तुरंत एक आदेश दिया और कुछ ही सेकंड में होलोग्राम में एक भारी भरकम आदमी कमरे में दाखिल हुआ। दृश्य अचानक बंद हो गया, लेकिन धमाकों की आवाजें गूंजती रहीं। कुछ सेकंड बाद जब वीडियो फिर से चालू हुआ तो दोनों गुंडे खून से लथपथ जमीन पर गिरे हुए थे। क्या तुमने उनसे कोई जानकारी निकाली? आर्यन ने पूछा। आवाज अब भी खतरनाक रूप से शांत थी। हाँ सर, उन्होंने माना कि किसी ने उन्हें मिस यार्डली की छवि बर्बाद करने के लिए हायर किया था, लेकिन उनका कहना है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट थी। झगड़े के दौरान वो गिर गई और घबराहट में उन्होंने लाश पहाड़ी से नीचे फेंक दी। आर्यन की आंखें सिकुड़ गईं, चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक छा गई। करण थोड़ा हिचकिचाया, मानो उसे कुछ और सुनने की उम्मीद थी। सर, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि उन्हें किसने हायर किया था? आर्यन हल्के से हंसा। यह हंसी इतनी गहरी और ठंडी थी कि कमरे का तापमान गिर गया। कोई जरूरत नहीं। जब तक वो जानती है तब तक काफी है। मुझे लगता है कि उसे खुद ही सब कुछ संभालने देना ज्यादा दिलचस्प होगा।
करण की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। तो इन गुंडों का क्या करें, सर? आर्यन ने फिर से होलोग्राम की तरफ देखा और अपने होंठ हल्के से टेढ़े किए। उन्हें छोड़ दो, उसकी आवाज धीमी थी लेकिन असरदार। लेकिन पहले उनकी उंगलियां और शरीर के निचले हिस्से काट दो। और हाँ, इसे धीरे धीरे करो। करण की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। समझ गया, सर। दूसरी तरफ अन्ना ने अपने शरीर को फिर से मजबूत करने के लिए एक नई रूटीन बनाई थी। इसमें रेगुलर एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट शामिल थी। वह जानती थी कि उसकी अलौकिक शक्तियों का लापरवाह इस्तेमाल उसकी हालत और बिगाड़ सकता है। एक समय था जब उसका शरीर उन शक्तियों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत था, लेकिन अब वह समय एक धुंधली याद बन चुका था। अपने माथे से पसीना पोंछने के बाद वह एक ताज़ा शावर लेने चली गई। ताज़ी हवा की तलाश में जब वह बाहर जाने लगी तो उसकी नज़र आरव के कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। अंदर से वीडियो गेम की आवाज़ें आ रही थी। आरव अपने मोबाइल की 3D स्क्रीन पर पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था। वह एक हत्यारे, असैसिन की भूमिका निभा रहा था और दुश्मन को घेरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने एक टारगेट को मारा, उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। फक! आरव गुस्से से चिल्लाया। टीम के एक मेंबर ने नाराज होकर कहा, आरव, तुम हमारी मेन स्ट्रेंथ हो। अगर तुम हार गए तो हम सब खत्म हो जाएंगे। दूसरा बोला, तुम हमेशा टीम लीडर बनने की कोशिश करते हो। क्यों ना इस बार सपोर्ट रोल ले लो? तीसरे ने हंसते हुए मजाक किया, अगर फिर से मरे तो हम सब तुम्हारी रिपोर्ट कर देंगे। चैप्टर 33। आरव के ईयरफोन से अलग अलग मर्दों की आवाजें गूंज रही थी। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कुछ उथल पुथल चल रही हो। तभी दरवाजे से एक ठंडी, शांत आवाज आई। कोई गेम चल रहा है क्या? आरव चौंक गया। उसने फौरन ऑडियो म्यूट किया और नजरें दरवाजे की ओर घुमाईं। वहां अन्ना खड़ी थी। उसकी मौजूदगी और उसका सवाल दोनों ही अचानक थे। आरव का लहजा बेरुखी भरा था, लेकिन उसकी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। किसने कहा कि तुम अंदर आ सकती हो? अन्ना आराम से दरवाजे के फ्रेम पर टिक गई, हाथ सीने पर क्रॉस किए हुए। उसने बाथरोब पहना हुआ था और उसके गीले बाल कंधों से चिपके हुए थे। उसके बैंग्स से पानी की एक बूंद नीचे गिरकर फर्श पर टपकी। उसने एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ फर्क ही न पड़ता हो। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। क्या मुझे तुम्हारे कमरे में आने के लिए परमिशन लेनी होगी? बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो अधिकार के साथ कमरे में आ गई। उसके कदम इतने ठहराव और आत्मविश्वास से भरे थे कि कोई उससे बहस करने की सोचे भी नहीं। आरव की स्क्रीन अब भी ग्रे थी। वहां रिस्पॉन टाइमर चल रहा था। अन्ना की नज़र स्क्रीन पर गई और उसने तुरंत ऑनर ऑफ किंग्स गेम पहचान लिया, एक 5v5 रणनीति वाला मशहूर मोबाइल गेम जो अब मिलिट्री ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन चुका था। ये गेम सिर्फ हाथ की तेजी या स्किल का नहीं, बल्कि टीम वर्क और पेशेंस का भी टेस्ट लेता था। जरा सी गलती पर टीम के लोग गुस्से में आकर अपनी ही टीम को नुकसान पहुंचा देते थे। यहाँ तक कि ग्रीन सिटी में एक कहावत बन गई थी, 3 सबसे खतरनाक चीजें, रूममेट, एक्स बॉयफ्रेंड और ऑनर ऑफ किंग्स के टीममेट। पोलारिस अकादमी में भी ये गेम बहुत पॉपुलर था। यहाँ इंटर क्लास टूर्नामेंट तक होते थे। अन्ना ने स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर रोल्स देखे, असैसिन, मेज, सपोर्ट, वॉरियर, रेंजर। और आरव, वो हमेशा की तरह असैसिन का किरदार निभा रहा था। अपने पिछले जीवन में अन्ना भी ऐसे ही गेम्स की माहिर खिलाड़ी रह चुकी थी। जब उसने देखा कि आरव इतनी संलीनता से गेम खेल रहा है, तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। कुछ ही सेकंड बाद आरव का कैरेक्टर स्क्रीन पर फिर से जिंदा हुआ। लेकिन जैसे ही गेम फिर से शुरू हुआ, आरव ने देखा कि अन्ना उसकी स्क्रीन को बड़ी गौर से देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आया क्यों, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे वो उसे इम्प्रेस करना चाहता हो। अब और फोकस के साथ आरव अपने कैरेक्टर को गेम के मैदान में ले गया। उसने एक के बाद एक दुश्मनों को मार गिराया। उसकी चालों में निपुणता थी। उसकी हर एक किल के साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। लेकिन तभी एक झटका लगा।
एक छिपा हुआ दुश्मन अस्सासिन अचानक झाड़ियों से निकलकर बिजली की स्पीड में हमला कर बैठा। एक ही पल में आरव की स्क्रीन दोबारा ग्रे हो गई। उसकी मौत हो चुकी थी। स्क्रीन को घूरते हुए कमरे में सन्नाटा फैल गया। चैट बॉक्स में टीममेट्स गुस्से से भरे मैसेज भेज रहे थे। तभी अन्ना की शांत आवाज गूंजी, क्या मैं खेलूं? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा चौंक और तिरस्कार के बीच कहीं था। तुम? उसके लहजे में साफ अविश्वास था। तुम ये गेम खेलना चाहती हो? अन्ना ने बगैर झिझक बस कंधे उचका दिए। तुम्हें देखकर लगा मुझे अब काफी कुछ समझ आ गया है। आरव ने हल्की हंसी में उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसका मन नहीं माना। अजीब बात थी, पर वो खुद ही उसे कंट्रोल्स की जगह देने के लिए सरक गया। अन्ना बड़ी सहजता से उसके पास बैठ गई। उसकी बॉडी लैंग्वेज में एकदम भरोसा था। जैसे ही उसने स्क्रीन टच की, ग्रे रंग की स्क्रीन जैसे रंगों से भर उठी। उसकी हरकतें इतनी फ्लुएंट थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रो प्लेयर गेम खेल रहा हो। हर टैप, हर स्वाइप, परफेक्ट टाइमिंग के साथ। आरव बस उसे देखता ही रह गया। उसके भीतर की शक की दीवारें धीरे धीरे टूट रही थी। अन्ना ने तेजी से जंगल के इलाकों में जाकर दुश्मनों का सफाया करना शुरू कर दिया। उसकी फिंगर्स इतनी तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी कि लगता था मोबाइल की स्पीड उसके आगे स्लो है। तभी आरव की नजर स्क्रीन पर पड़ी। सावधान, उसने चेताया। एक दुश्मन अस्सासिन झाड़ियों में छिपा हुआ था। लेकिन अन्ना डरी नहीं। कुछ सोच समझ कर की गई चालों से उसने दुश्मन को आसानी से हरा दिया। आरव का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे एहसास हो गया, अन्ना को उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही मिनटों में अन्ना ने डबल डिजिट में किल्स कर लिए। शुरुआत में टीममेट्स ने उसके कैरेक्टर की आलोचना की थी, लेकिन जैसे जैसे गेम बढ़ा, उन्होंने तारीफों की बौछार शुरू कर दी। फाइनल टीम फाइट में अन्ना ने अपने अस्सासिन को पीछे से हमले के लिए भेजा। आरव को ये कदम रिस्की लगा। उसके हिसाब से अब अन्ना का कैरेक्टर हारने वाला था। लेकिन तभी पेटा किल। स्क्रीन पर एक अलर्ट चमका। अन्ना ने अकेले 5 दुश्मनों को मार गिराया था। आरव की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मैचों में जो प्लेयर्स होते थे, वे सब टॉप लेवल के होते थे। कोई नया इंसान ऐसे कैसे खेल सकता है? लेकिन अन्ना ने तो सबको हैरान कर दिया था। इतना बड़ा अचीवमेंट, लेकिन अन्ना की शक्ल पर कोई एक्साइटमेंट नहीं था। वो नहीं मुस्कराई, नहीं सेलिब्रेट किया। बस खड़ी हुई और बोली, मैं जीत गई। आरव ने तेजी से स्टैट्स चेक किए और उसके चेहरे पर हैरानी छाई रही। चैप्टर 34। अचानक आरव की रीढ़ में एक सिहंसी दौड़ गई। नुकसान का असर इतना था जितना सामने की पूरी टीम के सामूहिक प्रयास से भी नहीं हो पाता। क्या तुमने ये पहले कभी खेला है? आरव ने पूछा। नहीं, ये मेरा पहला गेम है, अन्ना ने जवाब दिया। हालांकि ये उसका पहला मैच था, फिर भी उसे ये बाकी खिलाड़ियों की तुलना में काफी आसान लगा। बस एक राउंड देखकर ही वो गेम की समझ पकड़ चुकी थी। असल में वह इसे बस टाइम पास और हल्की सी क्यूरियोसिटी से खेल रही थी। उसे बोरियत होने लगी थी, इसलिए उसने एकदम से कह दिया, मैं जा रही हूँ। आरव की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह सीधा उसके कमरे से निकल गई। उसी पल आरव को मोबाइल पर एक के बाद एक वॉइस मैसेज मिलने लगे। अनविलेबल। आरव, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? वाओ, वो लोग जो 5 के 5 हमें हराने की डींगे मार रहे थे, अब देखो उनकी क्या हालत हो गई। आरव ने माथे पर बल डाले और अपना फोन बंद कर दिया। स्क्रीन पर चल रहा गेम प्रोजेक्शन भी गायब हो गया। वो दरवाजे की ओर देखने लगा। चेहरे पर कई इमोशन एक साथ चल रहे थे। इधर अन्ना अपने कमरे में लौट चुकी थी। तभी उसे लुकास से एक ईमेल मिला। इतनी जल्दी? उसने हल्की मुस्कान दी और खुद को काम किया। जैसे ही उसने ईमेल खोला, उसकी आंखों में चमक आ गई। उस ईमेल में एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम जुड़ा था, जिससे मेल पढ़ने के बाद अपने आप डिलीट हो जाना था। अन्ना ने चुपचाप लुकास के इतने थॉटफुल इंतजाम की तारीफ की। उस मेल में आर्यन से जुड़ी जानकारी थी। वो जल्दी से पढ़ने लगी। आर्यन की पहचान देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं हुई।
हैरानी बस इस बात की थी कि 20 साल की छोटी उम्र में वह इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। आर्यन स्काईबाउंड ग्रुप का वारिस था और रायगढ़ शहर में सबसे ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति का पोता। 15 साल की उम्र में उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली थी। फिर वह 3 साल तक गायब रहा। 18 की उम्र में अचानक वापस आकर वह स्काईबाउंड का सीईओ बन गया। स्काईबाउंड न सिर्फ सबसे अमीर ग्रुप था, बल्कि उसने पूरे शहर की इकॉनमी पर अपनी पकड़ जमा रखी थी। उनकी एक सब्सिडियारी कंपनी सेना से जुड़ी थी और हाई तेज डिवाइस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती थी। आर्यन अब शहर की ताकत का केंद्र बन चुका था। अमीरी और सेना से नाता दोनों उसके पास थे। इतना ही नहीं, उसके काम करने के तरीके भी काफी शार्प और अनप्रेडिक्टेबल थे। उसकी रणनीति पुराने बिजनेस से भी ज्यादा चालाक निकला। निर्दयी फैसले और अनकन्वेंशनल तरीके अपनाकर उसने सेना, राजनीति और व्यापार तीनों क्षेत्रों में अपना खौफ और सम्मान बना लिया था। आर्यन के पास सिर्फ अपने परिवार का सपोर्ट नहीं था, बल्कि उसके एलियस हर देश में फैले हुए थे। इनमें से किसी से भी निपटना आसान नहीं था। सारी जानकारी पढ़ने के बाद अन्ना ने नीचे लगे कन्फर्मेशन बटन पर टैप किया। एक पल में ईमेल पूरी तरह गायब हो गया। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत लुकास के अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफर कर दिए। साथ ही एक छोटा सा मैसेज भेजा, थैंक यू। अन्ना का ये बेझिझक रवैया उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का परिणाम था। बचपन से उसके दादाजी हर महीने उसके अकाउंट में पैसे भेजते थे, लेकिन उसने उन्हें शायद ही कभी खर्च किया हो। समय के साथ वो पैसा जमा होता गया। अब उसके पास इतनी रकम थी कि वो जिंदगी भर बेफिक्र होकर जी सकती थी। पैसा है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, जब तक उसका उसे इस्तेमाल किया जाए। अन्ना जानती थी कि उसकी जिंदगी अब भी आसान नहीं है। वह अपने दादा की सबसे बड़ी पोती थी और उनकी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस भी। यही बात उसके परिवार के कुछ सदस्यों को चुभती थी, इतना कि कुछ उसकी मौत की दुआ करने लगे थे। यार्डली मेंशन की सीक्रेट जायदाद के साथ रहना उसके लिए और दुश्मन खड़े कर रहा था। सिर्फ राघव का परिवार नहीं, कई और लोग भी यार्डली की संपत्ति को हड़पना चाहते थे। पर यह सब शुरुआत से उसका हक था और वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं थी। इस मिलिट्री फैमिली में अपनी जगह पाने के लिए उसे बाकी सबसे ज्यादा पावर, स्टेटस और पोजीशन हासिल करनी थी। एक दिन आएगा जब वह यार्डली परिवार से पूरी तरह अलग होकर अपनी खुद की पहचान बना लेगी। उसे एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, तभी वह खुद को यह यकीन दिला पाएगी कि वो अब भी जिंदा है, कि वो अब भी अन्ना है, और सबसे अहम बात, सिर्फ और सिर्फ अन्ना। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दीवार पर लटकी घड़ी की ओर उसने नजर डाली। सेकंड की सुई की टिक टिक पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो जिंदा थी, लेकिन वो कायरा नहीं, अन्ना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा वो खुद थी। मैं इस दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ूंगी, उसने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मानो किसी सिपाही ने कोई शपथ ली हो। अगले दिन अन्ना रोज की तरह स्कूल जाने को तैयार हुई। जैसे ही वो मेंशन से बाहर निकली, उसने देखा कि आरव की कार बाहर खड़ी थी, जैसे वो जानबूझकर उसका इंतजार कर रहा हो। पर जैसे ही अन्ना बाहर निकली, आरव चुपचाप कार में बैठ गया। उसने 2 बार हॉर्न बजाया। उसके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी थी। मेरा इंतजार मत करना, मैं दौड़ कर आ जाऊंगी, अन्ना ने कहा, अपने पीठ पर लदे स्कूल बैग को और कसते हुए। चैप्टर 35। अन्ना कभी भी एक्सरसाइज करने का मौका नहीं छोड़ती थी। आरव ने भौहें चढ़ाई, घर से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। मुझे पता है, अन्ना ने सिर हिलाया। 10 किलोमीटर की दूरी उसके लिए ज्यादा नहीं थी। क्लास शुरू होने से पहले दौड़कर पहुंचने का टाइम बिल्कुल सही था। अन्ना की जिद देखकर आरव ने हार मान ली और कहा, ठीक है, जो करना है करो। उसने एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे उम्मीद थी कि अन्ना जल्द ही थककर उसे फोन करेगी और वह उसे वापस ले आएगा। उसे ये समझ नहीं आया कि कोई एक बढ़िया कार छोड़कर दौड़ना क्यों पसंद करेगा। अन्ना ने अपने पैर स्ट्रेच किए और एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर की तरह दौड़ने की पोजीशन ली। फिर वो पोलारिस एकेडमी की तरफ भागने लगी। जब वह मेंशन के एरिया के गेट से गुजरी,
तो वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखकर सहानुभूति से सिर हिलाया। भरोसा नहीं होता कि मिस अन्ना अब इस हाल में है। पैदल स्कूल जाना पड़ रहा है। बेचारी मिस अन्ना। आरव गाड़ी चलाते हुए रियरव्यू मिरर में देख रहा था। उसे साफ दिखा कि अन्ना एकदम परफेक्ट फॉर्म में दौड़ रही थी। वो अब और इंतजार नहीं कर पाया और उसने गाड़ी रोक दी। दूर से अन्ना ने देखा कि आरव की कार रोड के किनारे खड़ी है। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने हाथ हिलाया और मुस्कुराकर कहा, क्या गाड़ी खराब हो गई? उसकी बात सुनकर आरव के चेहरे पर निराशा आ गई। उफ़्फ़, मैंने कार रोकी ही क्यों? उसने बिना कुछ कहे फिर से एक्सीलरेटर दबाया और गाड़ी लेकर अन्ना के पास से निकल गया। अन्ना चौंकी, लग रहा था वो गुस्से में था। असल में आरव सिर्फ नाराज नहीं था, उसका मूड बहुत ही खराब था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने सोचा भी क्यों कि वो उसका इंतजार करेगा। अपनी वॉच पर टाइम देखकर अन्ना ने दौड़ की स्पीड बढ़ा दी और पोलारिस अकेडमी की ओर निकल पड़ी। रायगढ़ के एक कमांड सेंटर में आर्यन एक शख्स के सामने बैठा था, जो गहरे नीले रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने खिड़की के पास खड़ा था। वो जवान दिख रहा था, शायद 25 से ज्यादा नहीं, लेकिन उसके कंधों पर जो रैंक लगी थी वो एक जनरल की थी। उसकी हल्की दाढ़ी उसके चेहरे को और ज्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग बना रही थी। आर्यन ने कॉफी का कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर ग्लास टेबल पर रख दिया। मैंने नहीं सोचा था कि रायगढ़ अकेडमी के सबसे यंग जनरल से मेरी पहली मीटिंग ऐसे होगी, उसने हल्की स्माइल के साथ कहा। वो थोड़ा पीछे झुक गया और अपने हाथ आपस में जोड़ लिए, बिल्कुल किसी पावरफुल लीडर की तरह। मिस्टर सिंह, आप मेरी तारीफ कर रही हैं, अनिकेत ने हंसते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर वो सख्ती थी जो एक सच्चे सोल्जर में होती है। वो एकदम सीधे बैठा था, जैसे कोई ट्रेनिंग में बैठा हो। आर्यन के सामने वह ज्यादा डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट लग रहा था। हालांकि अनिकेत की नजरों में आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं था। मेरे डैड और ग्रैंडफादर ने कल मुझसे बात की, आर्यन ने कहा। उन्होंने आपके प्रपोजल की बहुत तारीफ की, जो आपने संसद में पास करवाया। डैड ने कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट में आपका पूरा साथ दूं, और दादाजी ने भी आपकी तारीफ की। अनिकेत की आंखों में इमोशंस की हल्की चमक दिखी। थैंक यू सो मच, उसने मजबूत और सम्मान भरे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। आपको पता होगा कि वर्ल्ड के बेस्ट सोल्जर्स ब्लू स्टार मिलिट्री अकादमी से ही निकले हैं। लेकिन हमारी कंट्री रायगढ़ से हर साल सिर्फ 0.3% स्टूडेंट्स ही वहां एडमिशन ले पाते हैं। इसके 2 कारण हैं, उसने समझाया। पहला, अकेडमी के फाउंडर दूसरे देश से हैं, जिससे जातीय भेदभाव की एक हिस्ट्री है। और दूसरा, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद टैलेंट की कमी है। अगर ये यूं ही चलता रहा तो हम बाकी देशों से बहुत पीछे रह जाएंगे। टैलेंट ही हमारे फ्यूचर का रास्ता तय करेगा। इसके अलावा हमारे डिफेंस डिपार्टमेंट में एक ऐसी स्पेशल ऑपरेशन यूनिट की कमी है जो इंडिपेंडेंटली काम कर सके। आप कह रहे हैं कि हमें ऐसे टैलेंटेड लोगों की एक यूनिट बनानी चाहिए और उन्हें ब्लू स्टार अकादमी भेजना चाहिए, ताकि वे ट्रेनिंग के बाद स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के लिए काम करें, अनिकेत ने पूछा। बिल्कुल सही, आर्यन ने जवाब दिया। वहीं पर हमें अपने फ्यूचर दुश्मन की स्ट्रेंथ और स्टाइल का अंदाजा मिलेगा। कोई शक नहीं कि मेरे डैड और ग्रैंड डैड आपको इतना मानते हैं। आप सच में एक अच्छी रणनीति बनाने में सक्षम हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेहिचक बताइए। सिंह फैमिली ने जब से स्काईबाउंड ग्रुप बनाया है, तब से वो डिफेंस सेक्टर को लेटेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजी दे रही हैं। इस बार भी जो स्पेशल टीम बनेगी,
उसके लिए सारा सामान स्काईबाउंड ग्रुप से ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें बिल्कुल नई और एडवांस्ड हों। और इसके लिए मुझे एक अलग आडी टीम बनानी होगी जो नए प्रोडक्ट्स पर काम करे। अनिकेत ने बिना हिचकिचाए अपनी बात रखी।